मृत्यु का दिव्य सम्राट, अध्याय 41, युद्ध तकनीक। इसके बाद क्लेयर और लोगन ने क्लारा से अपने गैर जिम्मेदाराना कार्यों और व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे या धोखा नहीं देंगे, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से ये भी उल्लेख किया कि वे उनके सामने अनुचित तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे। डेविस ने भी इस हास्यपूर्ण दृश्य को देखा क्योंकि उसे लगा कि यह उनके लिए सही था। हालांकि बाद के लिए उसे संदेह था कि अंतरंगता कुछ ऐसी चीज़ है जिसे लोग अपने प्रिय के सामने होने पर नियंत्रित कर सकते हैं। ये कामुक जोड़ा। डेविस ने अपना सिर हिलाया, लेकिन सच में वह बस ईर्ष्या कर रहा था। आखिरकार वह शारीरिक रूप से एक बच्चा हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से नहीं। ये झूठ होगा अगर वह कहे कि वह मानसिक रूप से परेशान नहीं था। उसका अपरिपक्व शरीर उसे महिलाओं के साथ अंतरंग होने की अनुमति नहीं देता था। ये निस्संदेह उसके दृष्टिकोण में एक अभिशाप था। इस स्थिति के समाप्त होने के बाद उसने क्लारा को अलविदा कहा। फिर वह अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। जैसे ही वह आधे रास्ते पर पहुंचा, उसे दो भयंकर और दुखी छायाओं ने रोक दिया। जब उसने उन दोनों के चेहरों को देखा तो उसे अचानक बुरा लगा। मम्मा, तुम दोनों यहाँ क्यों हो? उसके स्वर में घबराहट थी। लोगन ने अपनी मुट्ठियां चटकाईं। क्लेयर, मुझे लगता है कि यहाँ एक बछड़ा है जो अपनी स्थिति को नहीं समझता। वह बदमाश, सम्राट और महारानी का अपमान करने के लिए उसका कितना साहस है। क्लेयर ने कहा, वास्तव में वह नहीं जानती थी कि कैसे अशिष्ट व्यवहार करना है। डेविस ने एक कदम पीछे हटते हुए महसूस किया कि कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है कि हमें इस बदमाश के बारे में क्या करना चाहिए जो सोचता है कि वह बहुत होशियार है? मैं सोच रहा हूँ। क्लेयर के जवाब देने से ठीक पहले डेविस भाग गया। डेविस भागने की कोशिश कर रहा था और जब वह गलियारे के अंत में हॉलवे में था तो लोगन ने उसे उसकी गर्दन पर पकड़ लिया। क्लेयर, क्या मैं? लोगन मुस्कुराया। अनुमति दी गई। शट अप, डेविस ने मन ही मन चिल्लाया। उस क्षण उसे पता चल गया कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। धमाका, 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 तारांकन धमाका, धमाका, धमाका। कुछ समय बाद डेविस को एलिया द्वारा गंभीर बाहरी चोटों के साथ अपने अध्ययन में ले जाते समय पीटा हुआ देखा जा सकता था। रॉयल कैसल में उस एक रात के बारे में अफवाहें फैलीं कि कैसे उस समय एक अकेला भूत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। इक्वल्स 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 इक्वल्स। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया और डेविस की बाहरी चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं। आज वह पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके माता पिता ने उसे जल्दी ठीक नहीं होने दिया और उसे एक सप्ताह के लिए घर में कैद कर दिया। उन्होंने उसे सजा के तौर पर भी ये सब दिया। एक दिन मैं उस कामुक जोड़े को सिखाऊंगा कि पीड़ित होने का क्या मतलब है, डेविस ने अपने लंबे सुनहरे बालों को उड़ाते हुए कहा। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वे उसे घायल कर देंगे, हालांकि यह कोई गंभीर बात नहीं थी क्योंकि इससे कोई परिणाम नहीं हुआ। क्लेयर दृढ़ निश्चयी निगाहों से देखती रही जबकि लोगन ने सभी को पीटा। बेशक उसने जो कहा उसका मतलब भी नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि जब उसने क्लारा के सामने उन्हें अपमानित किया तो वह हद से ज्यादा आगे निकल गया था। कौन जानता है, हो सकता है कि वे क्लारा के सामने एक दोषी अपराधी की तरह खड़े होने से शर्मिंदा महसूस करते हों। डेविस, चूंकि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो तो क्यों न हम रॉयल कैसल के आसपास टहलें, एलिया ने मीठी आवाज में कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह कैसे घायल हुआ, लेकिन जब उसने उसकी दुर्दशा सुनी तो वह केवल हंसी। वह वास्तव में एक दोस्त बन गई, और केवल दोस्त ही हंसते हैं जब उनके दोस्त किसी मूर्खतापूर्ण बात पर घायल हो जाते हैं। अच्छा विचार लगता है। डेविस ने स्ट्रेच किया और खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर का व्यायाम किया और वार्म अप किया। अपनी चोटों को ठीक करने के दौरान वह स्टडी में रहा और कहीं बाहर नहीं गया क्योंकि वह ग्राउंडेड था और इससे उसका शरीर थोड़ा जंग खा गया था। इस समय केवल एलिया ही उसके साथ थी जो ज्यादातर उसकी चोटों का ख्याल रख रही थी। ठीक है, चलो। डेविस ने उसके हाथ पकड़कर उसे स्टडी से बाहर खींच लिया। फिर वह एलिया को साथ लेकर इंपीरियल लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा ताकि उसे कुछ युद्ध तकनीक सिखा सके जो शायद उसके लिए उपयुक्त हो। जैसे ही वे लाइब्रेरी के सामने पहुंचे, उन्होंने लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड को देखा। वे दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और जैसे ही वह पास से गुजरता है उसे लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड ने रोक लिया। राजकुमार, इंपीरियल लाइब्रेरी में नौकरानी लाना मना है, ऑक्सफोर्ड ने सीधे चेहरे से कहा और फिर कहा, भले ही वह आपकी निजी नौकरानी हो। लोरेट साम्राज्य के अतीत में नौकरानियां शाही सदस्यों से अनुग्रह प्राप्त करती थीं और कभी कभी अराजकता का कारण बनती थीं, और इस कारण से इंपीरियल लाइब्रेरी में उनका प्रवेश पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा स्थिति का मामला भी विचारणीय था, इसलिए नौकरानियों की कोई बात नहीं सुनी जाती थी और वे पूरी तरह से दमित अस्तित्व थीं। डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे पहले लाइब्रेरियन के बारे में अच्छी धारणा थी और अब भी थी, लेकिन अगले शब्द उसने जो सुने उससे वह चिढ़ गया। तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, अपनी क्षमता से ज्यादा मत करो। लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड ने ठंडी नज़र से एलिया को डांटा। हाँ, मैं यहाँ इंतजार करूंगी। प्रिंस डेविस, एलिया ने सिर नीचे करके जवाब दिया, थोड़ा डरी हुई।
सिर्फ एक नौकरानी। डेविस ने आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं लगता था कि लाइब्रेरियन इस तरह का व्यक्ति होगा। उसने तर्क दिया कि दूसरा पक्ष सिर्फ अपना काम कर रहा था, लेकिन एलिया को उसने जो आखिरी वाक्य कहा जिससे उसे अपमानित महसूस हुआ, वह काफी हद तक बेतुका था। ऑक्सफोर्ड, डेविस अचानक बोला। प्रिंस, लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड उस चिल्लाहट को सुनकर कांप उठा। उसे एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि डेविस के चिल्लाने पर उस पल उसकी आत्मा दब गई थी। मैं भी यही कहूंगा, अपनी क्षमता से ज्यादा मत काटो। तुम्हें मेरी निजी नौकरानी को व्याख्यान देने का अधिकार कब से मिल गया? लेकिन लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड ने समझाने की कोशिश की। डेविस ने अपनी आंखें चौड़ी की। तुम्हारा जवाब कहाँ है? अब मेरी हिम्मत नहीं है। ऑक्सफोर्ड ने अपना सिर नीचे कर लिया। तो ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी होगी। डेविस ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। एलिया, चलो। लेकिन मेरे राजकुमार, नियम कहते हैं। डेविस ने लाइब्रेरियन ऑक्सफोर्ड की तरफ देखा, जिसने आखिरकार उसे चुप करा दिया। फिर वे अंदर गए और एलिया के लिए उपयुक्त कुछ युद्ध तकनीकों की खोज की। राजकुमार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बाहर रह सकती थी और आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचा सकती थी, एलिया ने उदास होकर टिप्पणी की। वह खुश थी कि उसने उसकी मदद की, लेकिन जानती थी कि इस घटना के लिए वह अंततः मुसीबत में पड़ जाएगा। उसे सम्राट ने अभी अभी सजा दी है। वह मेरे लिए इतना सुरक्षात्मक कैसे हो सकता है? उसने सोचा। उसके दिल में स्नेह की एक अस्पष्ट भावना भर गई। मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एलिया। अपने बारे में चिंता करो। डेविस ने बस उसे वापस मुस्कुरा दिया। एलिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाया। डेविस ने सोचा कि उसने उसे थोड़ा जल्दी प्रकट कर दिया और स्थिति ऐसी लग रही थी कि वह उसके लिए बहुत सुरक्षात्मक था। अगर बात बाहर आ गई तो जल्द ही मुसीबत उसके पीछे स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। ये कहते हुए कि एलिया, निजी नौकरानी ने छोटे राजकुमार को किसी भी कारण से बहकाया था जो भगवान ने मना किया था। वह इसे पूरी तरह से समझता था, लेकिन उसने सोचा, जो भी हो, उस समय मैं फिर से उसकी रक्षा करूंगा। किसी भी मामले में वह मुसीबत से नहीं डरता था और केवल उसके माता पिता ही उसके खिलाफ बात करने की हिम्मत कर सकते थे। उसे लगा कि उसके माता पिता उसे इतनी बड़ी समस्या नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे पूरी छूट दी हुई थी, लेकिन वह भी उसके कार्यों पर निर्भर करता था जो अतिशयोक्ति नहीं करते। एलिया, चूंकि तुम भी मेरे जैसे ही कल्टीवेशन मैनुअल की खेती करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक उपयुक्त संस्करण ढूंढूंगा। महम, एलिया ने उसकी सलाह सुनते हुए आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। फिर डेविस गया, अलमारियों से कुछ किताबें निकाली और कुछ मिनटों के बाद वापस आया। सबसे पहले, ये सभी युद्ध तकनीकों की प्रतियां हैं जिनका मैं प्रशिक्षण लेता हूं, लेकिन वास्तव में मैं इन सभी का प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर चुका हूं। उसने इन पुस्तकों में से प्रत्येक की ओर इशारा किया और धीरे धीरे समझाया। यह विनाशकारी बिजली हथेली है, एक निम्न स्तरीय स्काई ग्रेड युद्ध तकनीक। यदि आप इस तकनीक का उपयोग करके अपने हथेली से प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर प्रहार करने में सफल होते हैं तो यह विनाशकारी प्रभाव पैदा कर सकता है। वे दयनीय स्थिति में होंगे क्योंकि उनके आंतरिक अंग लक्षित स्थान पर जल जाएंगे। विवरण सुनकर उसने अपना सिर हिलाया। और यहाँ पर यह है। खांसी, साइलेंट इरप्टिंग फिंगर, ये भी एक लो लेवल स्काई ग्रेड बैटल तकनीक है। इस तकनीक को प्रशिक्षित करना थोड़ा मुश्किल है। इसके अलावा यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपकी सभी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन शक्ति को आपकी उंगली में केंद्रित करती है ताकि अविश्वसनीय भेदी शक्ति के साथ विस्फोट हो सके। ये तकनीक किसी को छाया में चुपचाप मारने के लिए उपयोगी है। ये सुनकर एलिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कल्पना की कि उसकी उंगली किसी व्यक्ति की छाती में चुभ रही है। उसने खुद को वहीं उल्टी करने से रोका और किसी तरह शांत हो गई। डेविस ने देखा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने फिर भी जारी रखा। उसे अपनी नई दोस्त एलिया को एक मजबूत व्यक्ति बनने की जरूरत थी अगर वह उसके साथ रहने वाली थी। यह अंतिम है, जिसे थंडर क्लाउड मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। यह सबसे तेज गति वाली तकनीक है जो वर्तमान में हमारे साम्राज्य के पास है। यह एक मिड लेवल स्काई ग्रेड मूवमेंट तकनीक है। यह एक छोटी सी ध्वनि उत्पन्न करता है जो उपयोग किए जाने पर गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है। इस तकनीक का उपयोग करते समय आप जो पहला कदम उठाते हैं वह एक विस्फोटक कदम होता है जिसका उपयोग आप 5वें चरण में भी लोगों के अंधे स्थान तक जल्दी पहुंचने के लिए कर सकते हैं। बहुत शक्तिशाली, एलिया ने आश्चर्य में दम तोड़ दिया। यहाँ तक कि निम्न श्रेणी की युद्ध तकनीकों का भी कमोबेश यही वर्णन था, लेकिन प्रदर्शित शक्ति स्पष्ट रूप से भिन्न होगी। जब विलुप्त होने वाली बिजली के निर्णय की पहली परत के साथ समन्वय में उपयोग किया जाता है तो यह एक ऐसी क्षमता दिखाता है जो पीक लेवल स्काई ग्रेड तकनीक के बराबर है, या ऐसा मैंने सुना है। डेविस ने उदासीनता से अपने होंठ सिकोड़े। अध्याय 42, घर्षण। डेविस ने पहले कुछ युद्ध तकनीकें सीखी थीं, जिनमें से कुछ में तो उनकी आत्मा को गढ़ने की साधना का भी इस्तेमाल किया गया था। सिवाय इसके कि उन्हें युद्ध तकनीक नहीं कहा जा सकता था, बल्कि सहायक तकनीकें कहा जा सकता था, जिन्हें कुछ क्षेत्रों में आत्मा तकनीक या कला भी कहा जाता है।
उन्होंने जो आत्मा तकनीकें चुनी उन्हें डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट, सोल सेपरेशन आर्ट, सेक्रेड मार्क आर्ट और अनहोली ब्रांड आर्ट के नाम से जाना जाता था। डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट एक निम्न स्तरीय स्काई ग्रेड आत्मा तकनीक है। इसका उपयोग आत्मा बल का उपयोग करके किसी व्यक्ति की उपस्थिति, ऊर्जा और आत्मा आभा को छिपाने के लिए किया जाता है। आत्मा बल की थकावट न्यूनतम होती है, खासकर रात में, क्योंकि यह अंधेरे से जुड़ी होती है। डेविस इस सहायक तकनीक का उपयोग तभी कर पाते अगर उन्होंने अंधेरे से जुड़ी आत्मा साधना पद्धति में साधना की होती, लेकिन सौभाग्य से उनके पास उनकी डेथ बुक थी, जो एक अनूठी अंधेरे और बुरी जैसी ऊर्जा का उत्सर्जन करती है जो वास्तव में तकनीक के अनुकूल है। उन्होंने इसे तब सीखा जब उन्होंने इसका अभ्यास करने की कोशिश की। आत्मा दमन कला एक शीर्ष स्तरीय पृथ्वी ग्रेड तकनीक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये लक्ष्य की आत्मा को दबाती है, जिससे लक्ष्य को भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। यदि लक्ष्य आत्मा फोर्जिंग कल्टीवेशन में उपयोगकर्ता की तुलना में कमजोर है, तो लक्ष्य कम से कम सिद्धांत रूप में कोई भी हरकत नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि लक्ष्य उपयोगकर्ता की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, तो तकनीक लक्ष्य की साधना के स्तर के आधार पर दमन प्रभाव प्रदान करेगी। जब डेविस को ये दो सहायक तकनीकें मिली, पवित्र चिन्ह कला और अपवित्र ब्रांड कला, तो वह चौंक गया। ये दो कलाएं आत्मा तकनीकें थीं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति की आत्मा को ब्रांड करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वह व्यक्ति आत्मा का गुलाम बन जाता है। भले ही पवित्र चिन्ह कला नाम धार्मिक लगता हो, लेकिन यह अपवित्र ब्रांड कला से अलग नहीं था। इन दो युद्ध तकनीकों, जिन्हें आत्मा तकनीक भी कहा जाता है, के लिए व्यक्ति को या तो प्रकाश विशेषता या अंधकार विशेषता वाली आत्मा फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल की खेती करने की आवश्यकता होती है। डेविस ने दोनों में प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया क्योंकि उसके पास पवित्र ल्यूमिनेंस मिस्ट सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल और डेथ बुक से प्रकाश और अंधकार दोनों गुण थे, साथ ही विभिन्न कारणों से भी, जैसे कि वह अपने विरोधियों को चौंका सकता था क्योंकि इसमें उसका कुछ ही समय लगता था। कई अन्य युद्ध तकनीकें भी हैं, लेकिन एक बार जब आप इन सभी को खुद से सीख लेते हैं, भले ही आप अन्य तकनीकें सीख लें, तो ये बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारे पास मौजूद कुछ शीर्ष युद्ध तकनीकें हैं। तो जब आप मेरे अध्ययन में होते हैं, तो आप जो करते हैं वह गुप्त रूप से इसका अभ्यास करना है। अब इन युद्ध तकनीकों को याद करें। मैं यहाँ कुछ और उपयोगी तकनीकों की तलाश में रहूँगा। क्या ये वास्तव में ठीक है? अगर मैं पकड़ा गया तो आप ही मुसीबत का सामना करेंगे, जबकि मैं संभवतः मर सकता हूँ। एलिया ने अपने दिल में कुछ चिंता के साथ कहा, ये वास्तव में ठीक है। अगर किसी को कोई शिकायत भी मिलती है तो उसे मेरे शाही पिता के माध्यम से जाना होगा। हालांकि मेरे शाही पिता ही एकमात्र समस्या है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी माँ ज़्यादा झगड़ा नहीं करेंगी। ठीक है, मैं उस समय इसे संभाल लूँगा, डेविस ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या वह सोच रहा है कि वह साम्राज्य में बाकी सभी से ऊपर है? एलिया अवाक रह गई। हालांकि वह डेविस के प्रति बहुत खुश और आभारी थी, लेकिन वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि अगर वह मूर्ख होता, लेकिन दूसरी बार सोचने पर वह जानती थी कि वह मूर्ख नहीं बल्कि चतुर था। अगर डेविस को पता होता कि वह अभी क्या सोच रही है, तो वह खून उगल देता। चुपचाप युद्ध तकनीकों पर प्रगति करते हुए वे कुछ घंटों के लिए रॉयल लाइब्रेरी में रुके। डेविस ने कई विविध युद्ध तकनीकें देखीं। उन्हें उनमें से कुछ पसंद आई और बाद में उन्हें प्रशिक्षण के लिए याद कर लिया। उदाहरण के लिए, फैमिली डिसेबलिंग पाम, जो किसी व्यक्ति की किडनी पर लक्षित होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की अपने अंग का उपयोग करने की क्षमता को नष्ट कर देता है और उसे बेकार कर देता है। तकनीक का सटीक उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा ये केवल लक्ष्य की किडनी को नुकसान पहुंचाएगा और अंग पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। एक अन्य तकनीक को मेरिडियन क्रिपलिंग पाम कहा जाता है, जो लक्ष्य की एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन को अपंग कर देती है। यदि कोई सफलतापूर्वक कर सकता है, मेरिडियन को अलग कर दें। हालांकि उन्होंने पाया कि उच्च चरणों में किसी के लिए यह बेकार है। डेविस को दिलचस्पी तब हुई जब उसने अपने पिता पर फैमिली डिसेबलिंग पाम का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन चिंतन के एक पल के बाद उसने सोचा कि यह उसकी मां के लिए बहुत क्रूर था, इसलिए उसने अपने बुरे विचार को छोड़ दिया। अंत में उसने इन तकनीकों को सीखने का फैसला किया क्योंकि वे इस दुनिया में काफ़ी उपयोगी हो सकती हैं। जैसे ही उसने इन युद्ध तकनीकों को याद करना समाप्त किया, वह एलिया की तलाश में चला गया। जैसे ही उसने एलिया को देखा, वह आश्चर्यचकित हो गया। भाई ने तुम्हें यहाँ सीखने के लिए कहा था, तुम कहती हो? एक प्यारी सी आवाज़ गूंजी। लगभग 5 साल के एक छोटे बच्चे ने ठंडी निगाह से पूछा। हाँ, प्रिंस डेविस ने मुझे ये युद्ध तकनीक सीखने के लिए कहा था, जिसकी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सिफारिश की थी। एलिया ने डेविस के आने का इंतजार करते हुए बाएं और दाएं देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, वह चिल्लाए, प्रिंस डेविस, भाई। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। डेविस हंसा, हाँ, क्लारा, मैं तुमसे मिलने ही वाला था। तुम 1 हफ्ते तक मुझसे मिलने नहीं आए। क्लारा ने मुंह बनाया। मैं कैसे आ सकती थी? क्या माँ तुम्हें 1 हफ्ते के लिए रॉयल कैपिटल के दौरे पर नहीं ले गई थी? हाँ, क्लारा का चेहरा चमक उठा।
उस घटना के बाद क्लारा और उसके माता पिता के बीच संबंध फिर से सामान्य हो गए क्योंकि वे उसे एक यात्रा के लिए बाहर ले गए। उन्हें बाहर लाने का असली कारण क्लारा को डेविस की सज़ा के बारे में पता न चलने देना था, अन्यथा उनके बीच फिर से चीज़ें अजीब हो जातीं। डेविस ने भी क्लारा को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे अपनी मां क्लेयर के साथ मौन सहमति थी। वह समस्याएं भी नहीं पैदा करना चाहता था। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपनी निजी नौकरानी एलिया से मिलवाता हूँ। डेविस ने उसके सिर पर थपथपाया। एलिया, ये पहली राजकुमारी क्लारा लोरेट, मेरी छोटी बहन है। एलिया पहली राजकुमारी को अपना सम्मान देती है। उसने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और मुस्कुराए। निजी नौकरानी, कोई आश्चर्य नहीं कि वह कहेगी कि आपने उसे यहाँ सीखने के लिए कहा था। क्लारा ने समझ में अपना सिर हिलाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक साधारण नौकरानी हमारी स्काई ग्रेड बैटल तकनीक सीख सकती है। कैसल लाइब्रेरी में कदम रखना तो दूर की बात है। और जिस तरह से वह आपको प्रिंस डेविस कहती है, ऐसा लगता है जैसे वह अभिनय कर रही है। क्लारा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एलिया को ऐसे देखा जैसे कोई बाज अपने शिकार पर नजर रखता है। एलिया की मुस्कान जम गई। एक सेकंड बाद उसने मदद के लिए डेविस की ओर देखा। इतनी सटीकता, मेरी छोटी बहन थोड़ी डरावनी है। डेविस ने पलकें झपकाईं। उसने उसे सिर्फ एक बार कहते हुए सुना, लेकिन उसमें धोखे को पहचान लिया। हाँ, वह मेरी बहन है। ईमानदारी से कहूँ तो तुम में जासूस बनने की क्षमता है, लेकिन मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूंगी। तुम देखो, एलिया मेरी दोस्त है और वह मुझे डेविस बुलाती है। एक दोस्त, नौकरानी नहीं। क्लारा भ्रमित हो गई। डेविस खांसते हुए बोला, दोनों? क्या, कौन सा पहले है? क्लारा ने एलिया की ओर देखा और गुस्से से पूछा। ओह, मैं नौकरानी हूँ, फिर दोस्त? एलिया ने सच्चाई से जवाब दिया। उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि उसे इस व्यक्ति से झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि डेविस ईमानदार लग रहा था। भाई, उसने तुम्हें बहकाया। क्लारा चिल्लाई और डेविस के सामने खड़ी हो गई और उसे एलिया से दूर कर दिया। क्या यह उल्टा नहीं है? एलिया अंदर ही अंदर रो रही थी जबकि डेविस ने अपना चेहरा थपथपाया। ये सिर दर्द होने वाला है, उसने सोचा। क्लारा, मैंने ही एलिया से कहा था कि वह मुझे डेविस कहे। मैं चाहता था कि वह मेरी दोस्त बने। आप देखिए, कोई राजघराना नौकरानी से दोस्ती करने के लिए खुद को कैसे नीचा दिखा सकता है। भाई, यह नरिशंस और शर्मनाक है। क्लारा ने पीछे देखा और गुस्से से चिल्लाई, हालांकि यह अभी भी प्यारा लग रहा था। एलिया ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। आखिरकार, उसकी आधिकारिक पहचान अभी भी एक नौकरानी थी। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। एक निजी नौकरानी के रूप में मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, शायद मेरा जीवन भी। एलिया ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ सोचा। डर था कि अब जब रहस्य खुल गया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अध्याय 43, मौका। डेविस छोटी क्लारा के चिल्लाने से नाराज नहीं हो सका क्योंकि यह बिल्कुल प्यारा और उचित लग रहा था। खैर, वह उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि वह समझ गया था कि वह अपनी मां के साथ शाही राजधानी के चारों ओर घूम रही थी, शायद आम लोगों को नीची नज़र से देख रही थी। लगता है कि मुझे उसे भविष्य में बहुत कुछ सिखाना है। क्लारा, उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया। भाई, तुम अपने आप को कैसे समझाओगे? क्लारा ने अपने चेहरे पर एक हताश भाव के साथ पूछा। उसे लगा कि वह सही थी। तुम कहती हो कि राजघराने को नौकरानी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तो फिर तुम क्या सोचती हो कि राजघराना क्या है? डेविस ने शांति से पूछा। मैं मुझसे सवाल मत करो, मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। क्लारा ने भौहें सिकुड़ी। उसके दिल में बेचैनी की भावना भर गई। क्या ये हो सकता है कि मैं गलत हूं? जिस तरह से उसके भाई ने ये कहा, उससे उसे ऐसा महसूस हुआ। बस जवाब दो। डेविस ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे घूर कर देखा। ओह, राजघराने में उच्च रक्त और अपार शक्ति होती है। आम लोग और यहाँ तक कि कुलीन लोग भी हमसे बहुत नीचे हैं। क्लारा ने धीरे से उत्तर दिया क्योंकि उसने अपने भाई का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह थोड़ी चिंतित हो गई। तो क्या तुम खुद को हमारी तरह की स्थिति के बिना किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में उच्च और अधिक अभिमानी समझती हो? वह चुप रही और फिर विनम्रतापूर्वक अपना सिर हिलाया। तो चलो मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ। डेविस ने अपना सिर हिलाया। क्लारा ने किताब में लिखी हर बात को शाब्दिक अर्थ में लिया, इसलिए जब तक कोई उसे समझा न दे, उसे दोष नहीं दिया जा सकता। तुम्हें लगता है कि कम स्थिति वाले व्यक्ति से दोस्ती करना तुम्हारी गरिमा के खिलाफ है? उसने फिर से अपना सिर हिलाया। तारांकन। क्लारा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि 1 अरब से ज्यादा लोग हैं जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज्यादा शक्तिशाली वंश रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आम लोगों में गिना जाता है? क्या? इस बार क्लारा और एलिया दोनों ही हैरान थे। भाई, तुम्हें ये कैसे पता? क्लारा ने सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों ने कहा कि असंभव सच था। वह सोचने से पहले रुक गया। मैं यह नहीं कह सकता कि यह जियानिक्सिया उपन्यास का सामान्य टेम्पलेट है न?
हमेशा एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति होता है, एक शिखर के ऊपर एक शिखर, स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग, डेविस ने गहराई से उत्तर दिया। जहां तक हम जानते हैं, हमारा महाद्वीप सीलबंद है, इसलिए भले ही हमारे पास बहुत सारे संसाधन हो, लेकिन यह शायद बाहरी दुनिया के कचरे के समान ही है। एलिया और क्लारा ने अपने मुंह से ओ आकार बनाया, जो इस बात का प्रतीक था कि वे बहुत ही अचंभित थे। तो क्लारा, क्या तुम अब भी खुद को राजसी महसूस करती हो, ये जानते हुए भी कि इस अज्ञात दुनिया में अरबों सामान्य साधक हैं जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं? डेविस ने उसे तीखी नज़र से देखा। क्लारा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। तो आपको क्या लगता है कि दोस्त चुनने के लिए क्या मापदंड हैं? अगर हमारे बीच अनुकूलता ज्यादा है तो हम दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें याद है कि मैंने पहले क्या सिखाया था? बहुत बढ़िया। तो एलिया और मेरे बीच अच्छी अनुकूलता है। क्या अब तुम्हें लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं, भले ही मैं राजघराने से हूं और वह आम है? क्लारा ने एलिया को देखा और फिर अपनी नज़र अपने भाई पर घुमाई। फिर उसने अपना सिर हिलाया। एलिया अंदर से हैरान हो गई। उसने निष्कर्ष निकाला कि डेविस किसी तरह अपनी छोटी बहन का दिमाग धोने में कामयाब हो गया था। बिल्कुल सही, तो तुम एलिया के साथ भी दोस्त बन सकते हो? हाँ, दोस्त? क्लारा ने उत्सुकता से पूछा। मेरी सबसे पहली दोस्त? हाँ, हम उसके साथ दोस्त बन सकते हैं, और हम दोनों का पहला दोस्त एक ही होगा। डेविस ने खुशी से चिल्लाते हुए उसे एलिया के साथ एक बच्चे की तरह दोस्ती करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। जहां तक उसे पता था, खुश रहना क्लारा के खिलाफ काम करता था। एक मिनट रुको, किसी तरह यह अलग लगता है। मुझे लगता है कि मैं किसी और तरह से एक बच्चे को धोखा दे रहा हूं। मैं कोई लोलिकॉन नहीं हूं, डेविस ने अपने मन में चिल्लाया। वही पहला दोस्त? क्लारा की आंखें चमक उठीं। वह अपने शांत स्वभाव में लौट आए और ऐसे बोली जैसे कि यह कोई वास्तविक बात हो। चलो दोस्त बन जाते हैं, एलिया। एलिया के चेहरे पर असहाय भाव था क्योंकि वह मदद के लिए डेविस की ओर देख रही थी। डेविस ने बस आंख मारी और अनजाने में अपना सिर हिला दिया। एलिया ने अर्थ समझ लिया और आह भरी। हाँ, क्लारा। एलिया अनिच्छा से मुस्कुराए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम कहने की? फिर से नहीं। डेविस ने अपना चेहरा थपथपाया जबकि एलिया मूर्ति की तरह जम गई। किसी तरह डेविस दोस्तों के बीच की बातों को समझाने में कामयाब रहा। आखिरकार उन्हें दोस्त बनाने में बहुत समय लगा। आखिरकार रात हो गई। वह थक गया और अपने कमरे में लौटने का फैसला किया, जो कोई और नहीं बल्कि स्टडी था। कुछ मिनटों के बाद डेविस, क्लेयर की आवाज़ कमरे के बाहर सुनाई दे रही थी। माँ, अंदर आओ। क्लेयर ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखते हुए अपनी उंगलियां अपने चमकीले सुनहरे बालों में घुमाई। क्या हुआ, माँ? क्या तुम आखिरकार मुझे सांत्वना देने के लिए यहाँ आए हो? डेविस ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं जब उसे याद आया कि कैसे उसने उसे पिटने दिया। क्लेयर ने आह भरी। मुझे वास्तव में उसे तुम्हें पीटने देने के लिए खेद है। फिर भी तुम अभी भी इसके लायक थे। वाह, डेविस के दिल में भाला घुस गया। हालांकि मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ। मैं अब और नहीं सुन रहा हूँ। डेविस ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाते हुए कहा, बिगड़ल होने का नाटक करते हुए। क्लेयर ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी माँ को सच में खेद है। मैं माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। उसने उसका चेहरा दबाया और उसके गालों पर चूमा। डेविस मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मैं सुनूंगा, क्लेयर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके पिता कुछ दिनों में किसी काम से रॉयल कैपिटल से बाहर जा रहे हैं। मैंने सुना है कि यह अल्फ्रेड किंगडम में एक नए राजा के राज्याभिषेक के लिए है। आमतौर पर एक सम्राट को केवल एक राज्य के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चूंकि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में था और हमने युद्ध के दौरान उन्हें निराश किया, इसलिए उन्हें कम से कम कुछ ईमानदारी तो दिखानी ही होगी। मैं समझती हूँ। हमारे पिता कितने दिन के लिए चले जाएंगे? जहाँ तक मुझे पता है, यह 1 महीने से लेकर 3 महीने तक हो सकता है। क्लेयर ने कंधे उचका दिए। यह मेरे लिए रॉयल कैसल से चुपके से बाहर निकलने का एकदम सही मौका हो सकता है। डेविस ने उत्साह से सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। महम, उसने अपना सिर हिलाया। और कुछ? डेविस ने जोड़ा। क्लेयर ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। तुम्हारे शुक्रिया, क्लारा, और हमारे बीच अब सब कुछ ठीक है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि समस्या ये थी कि उसने रुककर महसूस किया कि वह क्या कहने वाली थी। मुझे पता है, माँ, मुझे पता है। मैं एक और पिटाई सहने के लिए तैयार नहीं हूँ। डेविस ने चिल्लाया और जल्दी से उसका हाथ हिलाया। बदमाश, क्लेयर ने चिल्लाते हुए शर्माते हुए कहा और कमरे से भागते हुए चली गई। माँ इतनी आसानी से शर्मिंदा हो जाती है। डेविस ने एक दिशा में देखते हुए हंस दिया। यह अच्छी बात थी कि एलिया स्नान कर रही थी, अन्यथा उसने देखा होगा कि वह अपनी माँ के साथ कितना सहज है।
अगले कुछ दिनों के लिए डेविस ने इस अवसर का उपयोग आत्मा निर्माण साधना में अगले स्तर तक पहुंचने के लिए किया और एक भी बार असफल हुए बिना वह सौभाग्य से पीक लेवल शिशु आत्मा चरण तक पहुंच गया। इसके अलावा उसने रॉयल लाइब्रेरी में एक भेस कला की तलाश की। वह एक लंबी खोज के बाद खोजने में कामयाब रहा। यह एक पीक लेवल अर्थ ग्रेड भेस तकनीक थी जो उसकी उपस्थिति और काया को काफ़ी हद तक छुपाती है। वह नहीं चाहता था कि कोई भी यह जाने कि वह कौन है। इन कुछ दिनों में उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। वह लगभग हर मिनट बाएं और दाएं देखता रहता था। सौभाग्य से इन कुछ दिनों के दौरान किसी ने उसे संदिग्ध रूप से कार्य करते नहीं देखा। डेविस किसी तरह एलिया को फॉलो अप करने के लिए मनाने में कामयाब रहा। उसके पास अनिच्छा से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उसे निर्देश दिए कि कैसे ऐसा लगे कि वह हमेशा रात में सोता रहता था। उसने हर रात चुपके से बाहर निकलने और दिन में खुलेआम घूमने की योजना बनाई। फिर उसने अपने परिवार के साथ मिलकर अंतिम दिन लोगन को अल्फ्रेड किंगडम भेज दिया। अध्याय 44 चुपके से बाहर निकलना। आखिरकार मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब वह मूर्ख इंपीरियल कैसल को छोड़ देगा। डेविस एक मूर्ख की तरह चिल्लाया। वह मूर्ख कौन है? एलिया ने संदेह से पूछा। हम, बेशक सम्राट। डेविस मुस्कुराया और हंसा। तुम्हें कोई डर नहीं पता। एलिया ने उसे एक अचंभित भाव से देखा क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि वह ये बकवास कैसे कर सकता है। शाम को सम्राट को विदा करने के बाद ये दोनों अध्ययन कक्ष में लौट आए। सुनो, मैं आज रात चुपके से बाहर निकल जाऊंगा। माँ, मुझसे मत पूछना कि मैं पकड़ा गया या नहीं। एलिया ने सिर हिलाया क्योंकि वह उसकी इस योजना को पहले से जानती थी। ठीक है, उस समय तुम बस इतना कह सकते हो कि मैं बिना तुम्हें बताए चुपके से बाहर निकल गया, या तुम ये भी कह सकते हो कि मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया और कहीं चला गया। फिर उसने कुछ सोचा, लेकिन अगर क्लारा ही पूछताछ कर रही है या वह पास में मौजूद है तो जवाब मत देना, बस बेहोश हो जाना। क्यों? एलिया उलझन में पड़ गई। सरल, झूठ उस पर काम नहीं करता, बस इतना ही। अगर तुम ऐसा कहते हो। एलिया को संदेह था लेकिन उसने वैसा ही करने का फैसला किया जैसा उसने कहा। इस बीच वह सभी से मिलने गया और क्लेयर, क्लारा और डायना के साथ खेला, जबकि एडवर्ड लोरेट, दूसरा राजकुमार जो अभी भी एक बच्चा था, दुनिया की परवाह किए बिना शांति से सोता रहा। ये तब तक चलता रहा जब तक उसने सभी को अलविदा नहीं कहा और रात में अध्ययन में वापस नहीं आ गया। अध्ययन में उसने एक पीक लेवल अर्थ ग्रेड ब्लैक रोब पहना जो उसे अपनी आभा को छिपाने में मदद करता है, लेकिन उसने इसे केवल डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट और डिस्गाइज आर्ट का एक साथ उपयोग करते समय अपनी असली उपस्थिति को छिपाने के लिए दूसरे स्तर की सुरक्षा के रूप में पहना था। ठीक है एलिया, मैं अब जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना और अपनी सुरक्षा करना याद रखना। डेविस चुपके से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। हम, अपना ख्याल रखना, एलिया ने चिंतित होकर जवाब दिया। डेविस ने सिर हिलाया और चला गया। वह बाहर निकलते समय जितना संभव हो सके उतना चुप रहा, भले ही जब वह अपनी डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट का उपयोग कर रहा था, जो रात में बहुत प्रभावी थी, तो ऐसी गोपनीयता की आवश्यकता नहीं थी। उसे इन कुछ दिनों के दौरान गार्ड की गश्त की दिनचर्या याद थी, इसलिए वह बाहर निकलते समय लोगों से बचने में सक्षम था। वह इंपीरियल कैसल से बाहर नहीं कूदा क्योंकि उसे डर था कि वह संभवतः एक डिटेक्शन फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकता है जो अलार्म बजाता है। डेविस आखिरकार इंपीरियल कैसल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और आसानी से बाहर निकल गया। हाँ, मैं बाहर निकल गया। एक खामोश दहाड़ के साथ वह सड़कों पर चला गया। उसने अपने बाएं और दाएं देखा और उन इमारतों को देखा जो उसके पैरों को उन पर कदम रखने के लिए बुला रही थीं। हालांकि उसने इमारत के ऊपर दौड़ने की हिम्मत नहीं की, उसे डर था कि वह एक फॉर्मेशन को ट्रिगर कर सकता है। हालांकि वह वास्तव में ऐसा करना चाहता था क्योंकि उसने जो भी काल्पनिक चरित्र पढ़ा था उसने कम से कम एक बार ऐसा किया था। ऐसी बाधा, मैं शायद शुरुआती गांव में ऐसा कर सकता था। डेविस ने दुखी होकर याद किया। सड़कों पर बहुत सारे लोग घूम रहे थे। रात में भी लोग काफ़ी सक्रिय थे क्योंकि साधकों को पहले से ही बहुत ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं थी। साधकों के लिए नींद सिर्फ एक विलासिता थी जब तक कि वे थक न जाएं। क्या मुझे एवलिन से मिलना चाहिए? 1 साल हो गया है। नहीं नहीं नहीं, शायद मुझे उससे चुपके से मिलना चाहिए। किसी तरह उसे लगा कि इस अकेली रात में उसका कोई चक्कर चल रहा है। डेविस ने अपना सिर हिलाया और सोचा, हाँ, उससे सार्वजनिक रूप से बात करना मुश्किल है। अगर मैं उससे अकेले में बात नहीं करूंगा तो उससे सही जवाब पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इस तरह से तर्क करते हुए वह सड़कों से निकलकर कॉल्डन फैमिली मैनर की ओर चल पड़ा क्योंकि उसे पता था कि वह इस समय कॉल्डन पिल्स्टो में उसे नहीं ढूंढ पाएगा। भले ही वह कॉल्डन पिल्स्टो तक पहुंच गया हो, लेकिन उसे पता था कि वह पकड़ा जाएगा क्योंकि वह एक गठन को ट्रिगर करेगा या संभवतः कॉल्डन एम्पोरियम में चुपके से प्रवेश करते समय एक विशेषज्ञ द्वारा पकड़ा जाएगा। वह कॉल्डन फैमिली मैनर में पहुंचा और उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी। यह एक चीनी शैली का मनो जैसा दिखता था।
उसने कमोबेश अनुमान लगाया कि यह ऐसा ही होगा क्योंकि एवलिन ने एक चौंगसम पहना था। मैं आया तो था, लेकिन अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं यहाँ हूँ। उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने जागीर का चक्कर लगाया। उम्मीद थी कि वह खिड़की या किसी और चीज़ से उसे देख लेगा। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, उसे डर था कि कहीं कोई विशेषज्ञ उसे पकड़ न ले। यहाँ तक कि पहरेदार भी नियमित रूप से आंगनों और बाहरी सड़कों पर गश्त करते थे, जिससे उसके लिए जागीर में प्रवेश करना भी मुश्किल हो जाता था। आखिरकार यह कोई और नहीं बल्कि कॉल्डन फैमिली जागीर थी, एक कुलीन परिवार की जागीर। वह इधर उधर घूमता रहा और बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन फिर भी वह नहीं ढूंढ पाया या अनुमान नहीं लगा पाया कि वह किस कमरे में है। डेविस ने झल्लाहट में अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसे लगा कि वह आज उससे नहीं मिल पाएगा, कम से कम बिना सोचे समझे योजना के तो नहीं, क्योंकि वह पकड़ा नहीं जा सकता था। अन्यथा वह सिर्फ अपने शाही परिवार को अपमानित कर रहा होगा। उसने बस आह भरी और वहां से चला गया। जब वह चला गया तो खिड़की से बाहर झांकता हुआ एक सुंदर अकेला सिल्हूट दिखाई दिया और वह नज़र ऊंचे रॉयल कैसल की ओर थी। खिड़की बंद होने से पहले उस सिल्हूट से एक आह निकल गई। इक्वल्स 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 इक्वल्स। डेविस अपना सिर नीचे करके सड़कों पर घूम रहा था, ये सोचते हुए कि वह अपने दिन का आनंद लेने के लिए और क्या कर सकता है, जब वह एक गली में प्रवेश कर रहा था। हालांकि ठीक है, तुम कमीनों बाहर आना चाहोगे। उसे एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ कि इंपीरियल कैसल से निकलने के तुरंत बाद उसका पीछा किया जा रहा था, लेकिन फिर उसने इसे रात के दौरान अपनी असुरक्षा के रूप में लिया। लेकिन जब वह कॉल्डन फैमिली मैनर का चक्कर लगा रहा था तो यह एहसास और भी मजबूत होता जा रहा था। एक पल की खामोशी के बाद एक अजीब सी हंसी की आवाज़ आई। तुम वाकई समझदार हो, लेकिन तुम बिना किसी गठन को ट्रिगर किए इंपीरियल कैसल से कैसे बाहर निकल गए भाई? क्या तुम एक विशेषज्ञ हत्यारे हो? गली में दो आकृतियां दिखाई दी, दोनों ने काले वस्त्र पहने हुए थे। शायद आप दोनों कौन हैं? डेविस ने चुपके से उन पर अपनी आत्मा की भावना का इस्तेमाल करते हुए मुस्कुराया, लेकिन वह चौंक गया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं इसे फिर से सुन रहा हूं तो आपकी आवाज़ काफ़ी जवान लग रही है। हाँ, आप ऐसे नहीं हो सकते। आपको हमारे जैसे साथी हत्यारों की जांच नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इस क्षेत्र में जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्होंने खुलेआम अपने हथियार निकाले और उन्हें आक्रामक मुद्राओं के साथ लहराया। अब भाई, हम इस मामले को छोड़ सकते हैं यदि आप हमें इंपीरियल कैसल के गठन को बाईपास करने का तरीका बताने का वादा करते हैं। आप क्या कहते हैं? अच्छा सौदा है न? डेविस जानता था कि वे ऐसा क्यों पूछेंगे, क्योंकि वे बकवास बंद करो, केस फॉनविन और कूपर हॉकवुड। क्या तुम रिपोर्ट करना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता था। डेविस ने मन ही मन मुस्कुराया, जबकि उसकी अभिव्यक्ति सहज थी। दोनों छायाएं चुप हो गईं क्योंकि वे अभी अवाक थे। ये दोनों ही वही कुलीन परिवार के मुखिया थे जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और किसी तरह विद्रोहियों के सफाये से बच निकलने में कामयाब रहे। बच्चा, मुझे नहीं पता कि तुमने हमारी पहचान कैसे पता कर ली। अब हम विदा लेते हैं। केस फॉनवेन पीछे हट गया क्योंकि उसे लगा कि इस आदमी के खिलाफ जाना बुद्धिमानी नहीं है जो भेष बदलने के बाद भी उन्हें पहचान सकता है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बहुत दूर मत जाओ, वे दोनों चिल्लाए और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। डेविस ने अपना हुड हटा दिया और अपनी डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट को निष्क्रिय कर दिया। चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने उन पर कृपालुता से देखा। तुम पहले राजकुमार हो, ये कैसे हो सकता है? केस फॉनवेन ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में पहले राजकुमार इतने शक्तिशाली होंगे। कूपर हॉकवुड की आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि उत्साह की एक हल्की सी भावना अचानक उसके दिल में दौड़ गई, जिससे वह उत्साहित महसूस कर रहा था। सौभाग्य से वह इतना मूर्ख था कि इतनी जल्दी उसकी हत्या हो गई। फिर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए पागलों की तरह हंसने लगे। अध्याय 45 गद्दारों का अंत। एक पल के भीतर केस फॉनवेन और कूपर हॉकवुड ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो आत्मसमर्पण कर दो, केस फॉनवेन ने मजाक में कहा। उसकी आंखें डेविस को सांप की तरह घूर रही थीं, जो उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ाने के लिए तैयार था। नहीं तो तुम अपनी जिंदगी को अलविदा कह सकते हो, कूपर हॉकवुड ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ धमकी देते हुए कहा। हालांकि वह एक पागल कुत्ते की तरह लग रहा था। ये देखा जा सकता था कि वे हताश थे कि डेविस मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसका फायदा उठाना चाहता था। बकवास करने वाला बकवास, अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ और मेरे पिता को मार डालो। डेविस ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि वह एक घमंडी युवा मास्टर हो। ओह, हम समय पर ऐसा करेंगे। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए वह आज ही इंपीरियल कैपिटल से निकला है। केस फॉनवेन मुस्कुराया। उसने मन ही मन उस बेवकूफ़ राजकुमार को बदला लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया। और तुम इसके लिए एकदम सही चारा हो। हे
कूपर हॉकवुड ने भयानक तरीके से हंसा। अब जल्दी मत करो, हमारे पास बात करने के लिए दुनिया का सारा समय है। डेविस ने ये कहते हुए कठोर चेहरा बनाया और एक कदम पीछे भी हट गया। हम सुदृढ़ीकरण के लिए देरी करने की कोशिश कर रहे हो। हम पर काम नहीं करेगा, बदमाश। नहीं, सच में, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे विश्वासघात के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। वे अचानक चुप हो गए। मुझे पता था, तुम्हारे पीछे कोई था, गद्दार। डेविस ने चिल्लाया जैसे कि उसे अभी अभी सच्चाई का पता चला हो। तो क्या, हमें परवाह नहीं है कि तुम पता लगाओ, केस फॉनवेन ने उदासीन भाव से कहा। तो क्या हुआ अगर कोई बदमाश इसका अनुमान लगा सकता है? वैसे भी इसे छिपाने लायक नहीं था, या ऐसा उसने सोचा। अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या फ़ायदा? तुम हमसे बचकर भाग भी नहीं पाओगे, कूपर हॉकवुड ने व्यंग्य किया। ऐसा कहते हुए उसने अपनी चाल चली। कूपर हॉकवुड, जो डेविस के पीछे था, अविश्वसनीय गति से उस पर टूट पड़ा। डेविस बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने केवल शांति से पीछे की ओर देखा। हम्फ, कमज़ोर और धीमा, सिर्फ संसाधनों को चूसने के लिए उपयोगी। कूपर हॉकवुड ने सोचा कि छोटा राजकुमार डर के मारे जम गया है। जैसे ही वह राजकुमार को दुखी करने के लिए अपनी लोहे की तलवार से उसे गंभीर रूप से घायल करने जा रहा था, वह अचानक गिर गया और ज़मीन पर गिरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कूपर हॉकवुड तुरंत मर जाता है। डेविस ने अपनी आत्मा का इस्तेमाल लगभग तुरंत लिखने के लिए किया जैसे ही उसने कूपर हॉकवुड को अपनी चाल चलते देखा। वाह, मैं वास्तव में बहुत खुश हूं कि मैं पीक लेवल इन्फेंट सोल स्टेज को पार करने में कामयाब रहा, अन्यथा मेरे लिए तुम दोनों को मारना काफ़ी मुश्किल होता। डेविस ने आह भरी और अपने दूसरे प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, जो अविश्वास में पीछे हट गया। तुम कौन हो? तुम पहले राजकुमार नहीं हो। केस फॉनवेन ने डर के मारे अपना हथियार गिरा दिया। ये सुनकर डेविस ने व्यंग्य किया। बेवकूफ़, तो अब क्या तुम सच उगलोगे? या? केस फॉनवेन ने पीछे मुड़कर तुरंत बिना जवाब दिए भागने की कोशिश की। उसने अपना हथियार उठाने की भी कोशिश नहीं की। ये दर्शाता है कि यह जानबूझकर अपने प्रतिद्वंद्वी की सुरक्षा कम करने के लिए किया गया था। छी! काय! डेविस अभी भी उस पर अपनी नई प्रशिक्षित शक्तियों को आजमाना चाहता था, भले ही वह जानता था कि वह इससे नहीं जीत सकता। वह उन्हें मारने से पहले बस उसकी वर्तमान शक्ति जानना चाहता था। लेकिन उसने अपना मन बदल लिया जब उसने पुष्टि की कि विद्रोह में कुछ अजीब था। केस फॉनवेन तुरंत मेरा नासमझ गुलाम बन जाता है। मेरी आवाज़ सुनते ही मर जाता है। मर जाओ, केस फॉनवेन। जैसे ही केस फॉनवेन ने उड़ने की कोशिश की, वह बीच हवा में ही रुक गया। उसने अपनी पीठ सीधी की क्योंकि उसकी आंखें बेजान हो गई थीं। वह पीछे मुड़ा और चारों पैरों पर जमीन पर गिर गया। गुलाम केस फॉनवेन मास्टर को बधाई देता है। ऐसा लगता है कि जब तक कोई मौत की किताब की पकड़ से बच नहीं सकता, यह मेरी सीमा के भीतर है। डेविस ने सोचा क्योंकि उसने केस फॉनवेन को वास्तव में एक गुलाम की तरह काम करते देखा। हालांकि उसे नहीं पता था कि डेथ बुक केस फॉनवेन को कितने समय तक जीवित रखेगी, लेकिन अगर यह सीमा तक पहुंच गई तो यह उसे तुरंत मार देगी, इसलिए वह चिंतित नहीं था। विद्रोह के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? डेविस ने बिना समय बर्बाद किए पूछा। वह सम्राट ट्रिटर था। डेविस की नीलम जैसी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। आह, तो वह वही कीड़ा था। अब युद्ध वास्तव में समझ में आता है। फिर भी उसने हमारे साम्राज्य को क्यों निशाना बनाया? लोरेट साम्राज्य अपने शांतिपूर्ण स्वभाव और ग्रैंड सी महाद्वीप में शक्तिशाली स्थिति के साथ धन से भरा हुआ है, जिसमें पिछले सम्राट शीर्ष पर हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कौन देखता है, ये ग्रैंड सी महाद्वीप में साम्राज्यों के लिए एक बड़ा हिस्सा होगा। आप सभी ने सम्राट ट्रिटर के साथ पक्षपात क्यों किया? डेविस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने हमसे वादा किया था कि हॉकवुड परिवार या हम उसके समर्थन से इस साम्राज्य के शाही परिवार के रूप में सफल होंगे, जब हम सभी शाही परिवार के सदस्यों को सफलतापूर्वक मार देंगे। अन्य कुलीन परिवारों को हमने कई अन्य कारणों से विद्रोह में धकेल दिया। उसके सभी उत्तर एक स्वचालित आवाज़ की तरह थे, जो गुड़िया की तरह सवाल का जवाब दे रहे थे। निश्चित रूप से नासमझ। डेविस ने आह भरी और सोचा, सम्राट ट्रिटर को मारना मेरे पिता का काम होना चाहिए। दुख की बात है, अब मुझे इस आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है। डेविस ने तुरंत उसे मारने के बारे में सोचा, लेकिन वह हिचकिचाया। एक मिनट रुको, क्या उसने हत्यारे या कुछ और के बारे में कुछ नहीं कहा? एक पल के लिए विचार करते हुए उसने पूछा, तुम एक हत्यारे बन गए? हाँ, मैं एक हत्यारा बन गया हूँ। क्यों और कब? विद्रोह हारने के बाद हमने सम्राट ट्रिटर से समर्थन खो दिया। इसलिए मेरे पास सम्राट ट्रिटर और सम्राट लोरेट दोनों से अपना बदला लेने के लिए एक हत्यारा बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, महत्वाकांक्षी। और फिर तुम दोनों हत्यारे कैसे बन गए? हम हत्यारे बनने के लिए डार्क अर्थ संगठन में शामिल हुए थे। छी! डेविस उसके एकनिष्ठ उत्तरों से हताश हो गया। क्या यह आदमी विस्तार से उत्तर नहीं दे सकता? उसने अनिच्छा से सोचा, फिर उसे याद आया, अरे हाँ, मैं भूल गया, वह नासमझ है।
रुको, हत्यारा बनना, क्या यह मेरे लिए आत्माओं को इकट्ठा करने और उन्हें परिष्कृत करने का एक बढ़िया अवसर नहीं है? हे। डेविस की आंखों में अवसरवादी चमक थी। उत्साहित महसूस करते हुए उसने सवाल करना जारी रखा, डार्क अर्थ संगठन क्या है और कोई इसमें कैसे शामिल हो सकता है? डार्क संगठन इस महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली हत्यारा संगठन है। इसका मुख्यालय ट्रिटर साम्राज्य में स्थित होने की अफवाह है। इसकी शाखाएं पूरे महाद्वीप में हैं। हत्यारा बनने के लिए कोई भी शाखा से संपर्क कर सकता है। सदस्य बनने के लिए किसी को शाखा से एक मिशन पूरा करना होगा। ओह, पूरे महाद्वीप में शाखाएं हैं। क्या यहाँ कोई है? यहाँ एक शाखा है। ये कहाँ है? वायलेट जॉय हाउस के पीछे भूमिगत प्रवेश द्वार है। यहीं पर डार्क अर्थ संगठन की शाखा स्थित है। जॉय हाउस, क्या ये वेश्यालय नहीं है? उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन ये समझ में आता है क्योंकि स्कर्ट के पीछे छिपना भी छलावरण का एक साधन है। क्या मेरे शाही पिता को इस बारे में पता है? डेविस ने झिझकते हुए पूछा। वह जानता है। ठीक है। डेविस अवाक रह गया, लेकिन ये समझ में आया। लगता है कि एक हत्यारे संगठन को अपमानित करना एक मूर्खतापूर्ण काम है। सवाल यह है, क्या मुझे इस व्यक्ति को अभी मार देना चाहिए? उसे मारने के खिलाफ फैसला करने से पहले उसने एक पल के लिए फिर से सोचा। वह लोगन को घर आने के लिए सचेत नहीं करना चाहता था, नहीं वह उनकी लाशों को अपने स्थानिक रिंग में रखना चाहता था ताकि किसी को किसी भी तरह से पता न चल जाए। उसकी लाश को अपने स्थानिक रिंग में रखें और वायलेट जॉय हाउस के पास एक सामान्य सराय में 1 महीने तक रहें। हाँ, केस फॉनवेन ने कूपर हॉकवुड की लाश को स्टोर करना शुरू किया। और ओह, वायलेट जॉय हाउस फिर कहाँ है? डेविस ने यह पूछने पर एक अजीबोगरीब अभिव्यक्ति की। केस फॉनवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने एक नीरस आवाज में स्थान समझाया और डेविस के आदेश पर चला गया। डेविस ने आलस्य नहीं किया और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की ओर चल पड़ा। इस बार उसने अपने डार्क कंसीलिंग श्राउड आर्ट को सक्रिय करते हुए खुद को एक छोटे बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न किया। शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने के बाद उसे कैसा महसूस हुआ। डेविस ने अपनी लार निगल ली और चारों ओर देखा। वह पारदर्शी और ढीले कपड़ों में कई महिलाओं को देख सकता था। वे सभी कम कपड़ों में थीं और इस सड़क पर एक प्रकार का आकर्षण जोड़ रही थीं। विभिन्न प्रकार की महिलाएं अलग अलग प्रकार के खुले कपड़े पहने हुए थीं। वे सभी एक हद तक सुंदर थीं, उनके चेहरे पर कोई दाग या फुंसी नहीं थी। डेविस लबादा पहने हुए था, वरना कोई बड़ी उम्र की महिला पहले ही उसे वेश्यालय में आने के लिए बुला लेती। क्या वे किसी सौंदर्य तकनीक का प्रशिक्षण लेती हैं? डेविस ने उन महिलाओं को घूरते हुए सोचा। वे सभी कमोबेश खूबसूरत थीं। उसे लगा कि वे अमीर परिवारों से हो सकती हैं। फिर भी वह ये सोचकर हंसा कि यह अच्छी बात है कि वह अभी भी किसी कारण से यौवन तक नहीं पहुंचा है, शायद उसकी बॉडी टेम्परिंग कल्टीवेशन के कारण, वरना उन्हें देखते समय उसके शरीर के निचले हिस्से में कोई समस्या होती।